हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, जैसा हम लोग एसएससी जीडी के अपने एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हम लोग करेंगे जाके अपना एक अगला प्रैक्टिस सेट। जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है जाके, ठीक है, ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जाके, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है जाके मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म से उठाया जाके, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे संडे को ऐसा डेली मॉक होता है जाके, ठीक है ना। तो वहीं से मैंने इस प्रैक्टिस सेट को उठाया जाके और मैं आप लोगों को एग्जाम में करने जैसे क्वेश्चनों को करना है जाके उसी तरीके से मैं इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये समचतुर्भुज से रिलेटेड है। कह रहा है कि इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर और दूसरा 16 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो ये याद रखना जाके जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जाके, ठीक है, वो हमारा होता है 1/2 विकर्ण d1 इंटू d2, मतलब कि विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक। तो 1/2, पहला विकर्ण कितना है हमारा 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमने इसको काट दें, 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये जो फार्मूला होता है समचतुर्भुज में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फार्मूले पे पूछता है जाके, ठीक। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 डिवाइड इंटू d2 होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये जो मतलब मॉक है जाके मैंने बोला है कि बहुत ही ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म से बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है, एसएससी जीडी की, ठीक है, या अन्य कई सारे एग्जामों की, ठीक। तो वही का मैंने मॉक से मतलब कि प्रैक्टिस सेट उठाया जाके, ठीक है। तो मैं बस इसमें ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में कैसे करना है जाके, ठीक है। और आप लोग क्या करना जाके, केवल यहाँ पे ये देखना जाके क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होती है एग्जाम में, ठीक है। तो बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। जैसे कह रहे हैं कि आर, पी और के का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ये पी और के का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ठीक है, तथा आर तथा के का औसत वजन 35 किलोग्राम है, ठीक। तो के का वजन कितना होगा, देखो वो आर प्लस पी प्लस के का औसत वजन कितना बोल रहा है, 40 किलोग्राम। तो अगर हम लोग इनका योग निकालें तो 40, 3 लोग हैं, 120 केजी हो जाएगा ना, आर पी और के का योग, ठीक। फिर क्वेश्चन में बोला कि ये पी और के का औसत वजन 45 किलोग्राम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पी और के का योग निकाल लेंगे, 45 दूनी 90 केजी, दो लोग हैं, 2 का मल्टीपल हो जाएगा औसत में, ठीक। अब क्या करेंगे जाके, आर तथा के का औसत वजन 35 केजी बोल रहा है, ठीक है। तो आर तथा के का वजन, ठीक है ना, आर तथा के का जो वजन बोल रहा है 35 केजी, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 70 केजी हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें जाके, ठीक, पी और के की वैल्यू रख दे, यहाँ पे 90 आ जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि के का वजन कितना होगा। तो अगर हम लोग पी और के की वैल्यू यहाँ पे 90 रख देंगे जाके, तो आर का वजन कितना आ जाएगा, उधर घट के 120 में से 90 कितना आ जाएगा, 30 केजी आ जाएगा, ठीक। और हमसे के का पूछ रहा था, यही हम लोग आर का मान जब यहाँ रख देंगे जाके 30 केजी, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 40 केजी, ठीक। तो ये होता है, मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना आ जाता है, ठीक। तो जो के का वजन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बात करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं का 40% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, मान लें कि वो संख्याएं क्या है हमारी, ए और बी है, ठीक है। तो उन संख्याओं का क्वेश्चन में कह रहा है इनका जो अंतर है उन संख्याओं के योग का 40% है, मतलब इसका 40% कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक। उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दो संख्याओं, मान लें वो संख्या ए और बी है, ठीक है, इनका जो अंतर है वो इनके योग का 40%, 40% मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। हमें वहां पे ये नहीं रखना कि 40% लिखे फिर इसको फ्रैक्शन में बदले, तो डायरेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम लोग यहां से क्या करेंगे जाके, a प्लस बी बटे a माइनस बी का अगर
मान निकाल ले तो 5/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक तरीका होता है अगर हमको ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और बी की वैल्यू। ठीक, अगर हमको ए की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको अब करेंगे जाके युगांतर अनुपात नियम से। ठीक है, तो युगांतर अनुपात नियम क्या होता है, अगर हमको इसका मान ज्ञात करना है, मतलब जो प्लस के पहले होता है, ठीक है, प्लस का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जाके इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और 2 से क्या कर देंगे भाग, तो 7 5 2 7/2 ये ए का मान हो गया जाके। ठीक, ऐसे अगर हम लोग क्या करेंगे जाके बी का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, जो माइनस होता था हम लोग क्या कर देते, इनको घटा देते और फिर 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा ए का मान 7/2, बी का मान ये हो गया। अब वो क्या कर रहा है, इन्हीं का अनुपात, मतलब कि 7:2 और 3/2 इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, 7:3 क्या आ जाएगा, 7:3 क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आ जाएगा जाके। ठीक, तो क्वेश्चन में हमको ये क्या करना है, योगांतर अनुपात नियम से इसको हल करना है जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो अप्रोच बता रहा हूँ जिन अप्रोच से आप लोगों को क्वेश्चनों को एग्जाम में करना है जाके। ठीक, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक, देखो मैंने बोला था कि जो डिविजिबिलिटी रूल होती है जाके वो आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक, तो 9 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या देखते हैं जाके, अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो 8 9 8 9 7 3 4 2। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन हो गया, और बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया जाके 5 9 4 3 2 7। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया जाके 3 4 6 2 1 7, और डी ऑप्शन क्या हो गया जाके 7 3 4 8 9 5। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन से 9 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे, देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहते हैं कि या तो उस संख्या के सभी अंकों का योग आप दिखा दो कि वो 9 से डिविजिबल है। ठीक, संख्या के सभी अंकों का योग। ठीक, या तो आप सारे अंक जोड़ लो, या फिर आप ऐसे अंक जोड़ते जाओ और उनको हटाते जाओ जिनका योग कितना है, 9 या 9 का गुणनफल है। तो हम लोग 9 को यहाँ काट देंगे, 7 2 9 को काट देंगे। ठीक, और यहाँ पे 8 3 11 4 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये 15 हमारा क्या 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो हमने 9 को काट दिया, 7 2 9 काट दिया, 5 4 9 काट दिया, 3 बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 7 2 9 6 3 9 4 1 5 बचा, तो 5 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक, ऐसे हम लोग यहाँ पे अगर काटे जाके तो देखो 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। ठीक, ठीक, देखो 7 3 10 8 18 18 क्या होगा जाके, अब हमारा 9 से कट जाएगा, 9 2 18। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आप लोग बोला है कि डिविजिबिलिटी रूल को आप पढ़ के जाइए जाके, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, जब मैं भी जो प्रैक्टिस कराता था, जो क्वेश्चन मतलब लाता था, उसमें भी मैं दिखाता था कि डिविजिबिलिटी रूल कितना आती है। ठीक है, और मतलब कि वैसे ही तुमको मिल रहे होंगे जाके, मतलब कि जो क्वेश्चन है मतलब कि मैंने सारे ऐसे करा दिए जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है, यदि संख्याओं का HCF 36 है तो एलसीएम। देखो हम लोग जब कभी भी लासा इंटू मासा निकालते हैं तो संख्याओं का गुणनफल में से हम लोग, अगर लासा पूछ रहा है मासा से भाग कर देंगे, मासा पूछेगा तो लासा से भाग कर देंगे। ठीक है, तो गुणनफल कितना है 45,360 है। अब इसमें हम लोग किसका भाग कर देंगे, HCF का भाग कर देंगे क्योंकि लासा पूछ रहा है। ठीक, तो एक तो ये तरीका हो गया जाके कि आप ये देख लो कि अगर हम लोग ऑप्शन को देखें जाके, ठीक है, ठीक, या हम लोग देखो डायरेक्ट तो आप ऐसे काट नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 18 9 चौक 36 9 अपना 45 और 9 चौक 36 0। ठीक, 4 एकदम 4 1 बचेगा, 10 हो जाए 4 दूनी 8 2 बचेगा 24 4 6 24 और 0, तो 1260 क्या आ जाएगा उनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन जब आप एग्जाम में बैठना तो थोड़ा ये ध्यान देना जाके कि ऑप्शन को ऐसे ध्यान देना 45 360/36, ठीक। कि देखो हमारा जीरो तो आएगा ही जाके, ठीक है। अगर मान लिया हम लोग ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन हमारा 252 और बी ऑप्शन हमारा 630 और सी ऑप्शन हमारा 126 है, ठीक है। और जो डी ऑप्शन हमारा 1260 है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 30 मान लें, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे 30 मान लें, ठीक, तो एक जीरो हमारा कट जाएगा, या हम लोग 40 मान लें, यहाँ पे एक जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 से जब हम लोग इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक, कम से कम नहीं है, देखो 4536 बचेगा। अगर हम लोग 4 से देखो कम से कम 1100, 11 चौको 44, ठीक है। 4 मतलब 1100 से भी कुछ ज्यादा होगा, ठीक। तो 1100 से ऑप्शन कौन सा ज्यादा दिख रहा है, 1260 क्या है, 1100 से ऑप्शन ज्यादा ही तो 1260 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको करने पड़े तो हम लोग भाग ऐसे मत काटो, ठीक। थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचिए कि अगर 40 होता तो जीरो पड़ जाता, ठीक। और 45 40 का 4 का कितना गुना होगा, मतलब ये जो 45 और 36 होगा, कम से कम ये 1100 से तो ज्यादा होगा ही ना। तो जो भी हमारे आंसर होगा जाके वो 1100 से ज्यादा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, जो 1100 से ज्यादा है। बाकी तुम्हारे कितने छोटे छोटे ऑप्शन है, ठीक। तो मैं आप लोगों को अप्रोच बता रहा हूँ कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट आपको करना है जाके, ठीक है। तो अब लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपए है, ठीक। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि में ब्याज दर समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। देखो अगर हम लोग ये देखें कि क्या 10% की रेट से 4 साल का जो मतलब साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, जाकर 40% होगा, 4 दाम 40% साधारण ब्याज होगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 3200 रुपए होता है साधारण ब्याज, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि 4 साल का, ठीक है, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 4 साल का जो देखो आप लोगों को देखो 10% की रेट से, ठीक है, जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक, वो 21% होता है, ठीक है। और 10% की रेट से जो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वो 33.1% होता है, ठीक। और 10% की रेट से जो 4 साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है, 46.41% होता है, 41% होता है, ठीक। ये जो मतलब कि फिक्स रेट होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए जाके, ठीक। अगर ये चीजें आप लोगों को पता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। 4 साल का ब्याज कितना होता है, 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज 46.41 होता है। लेकिन वो मिश्र धन पूछ रहा है, तो मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 146.41% हो जाएगा, ठीक। तो वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो हमने कैसे डायरेक्ट बस हो गया। अगर ये चीजें आप लोग पता होने चाहिए कि देखो आप ये याद रखना कि जैसे 2 साल का साधारण ब्याज 5% की रेट, 10% रेट, ठीक है। ये कुछ रेट है जाके इनको जरूर याद रखना, ठीक है। 5 और 10 की तो आप 4 साल तक तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो उसी से 4 साल का मिश्रण कितना हो जाएगा, 146.41% हो जाएगा, ठीक। परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जीरो जीरो कट गया हमारा 4/32 हो जाएगा, ठीक। अब एक दशमलव उठाएंगे या अभी 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक। तो जीरो आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, ठीक। 8 संग 48 3 51, ठीक। 8 चौको 32 5 37, ठीक। और 8 एकम 8 3 11, ठीक। तो अगर हम लोग देखेंगे जाके, ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे जाके, ठीक। तो 11,712.8, ठीक, 11,712.8 रुपए क्या हो जाएगा, ये 4 साल का हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखो बस इस तरीके से हमने क्या किया, बस 2 स्टेप हमारा आंसर आ जाता है जाके, ठीक। अब बस यही तरीके, एक होता है रेशियो मेथड, ठीक। कभी अगर 4 साल से ज्यादा रेट आ जाए तो अब रेशियो मेथड को भी पढ़ के जाना जाके, ठीक है। मैं किसी दिन स्पेशल रेशियो मेथड को आप लोगों को करा दूंगा जाके, ठीक। जो भी 4 5 6 साल का होता है मैं करा दूंगा, ठीक।
तो इससे क्या होगा, एग्जाम में आपसे चाहे जितने साल का पूछे आप चीजों को कर लेंगे, ठीक। लेकिन पहले आप मतलब कि जो फिक्स रेट होती है इनका 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और उनका अंतर, ये तो आप एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, ठीक। जब ये चीजें नहीं लगती तब जाकर हम लोग रेशो मेथड लगाएंगे। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, ठीक है। जब कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो एक फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में एक रिलेशन होता है, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस ले लेते हैं और अगर लॉस होगा तो हम लोग नेगेटिव। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो जब 10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, फिर भी उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है ना, 110। डिस्काउंट 10 करेगा, 100 में 10 घटा देंगे 90 बचेगा और 10% का प्रॉफिट होगा प्लस कर देते हैं, ठीक, 100 में तो 110 हो जाएगा। अगर हम लोग काट दें, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस हमारा 9 है, मार्केट प्राइस हमारा 11 है। कह रहे कि अगर वो कोई छूट ना देता, ठीक, अगर उसको कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ कितना होता, तो फिर वो 11 रुपए में इतनों की चीज को बेचता, मतलब कि उसको लाभ 2 रुपए का होता, किस पर, 9 पर। क्योंकि हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जब हम लोग गणना करते हैं हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, ठीक। अब देखो 1/9 होता है हमारा, वो 11 ठीक 11% होता है। अब इसी का तो ये दोगुना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 22.22% आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सारी चीजें वैसे ही मिलेंगी जाके, बस आप लोग एक बार भरोसे से मतलब कि थोड़ा सा भरोसा करके, ठीक है, कि जो हमको क्वेश्चन कराए गए, देखो सबसे ज्यादा भरोसा होता है अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है, कि मैंने जो पढ़ा है, ठीक, वही एग्जाम में आएगा, ठीक। ये नहीं मतलब आपने थोड़ा सा पढ़ा है, अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत की है, मतलब काफी मेहनत की है जाके, तो 100% आप उन चीजों पे भरोसा रखिए, वैसे ही पेपर आपको आएगा, ठीक। अगर आपने प्रैक्टिस की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी, ठीक, और अच्छे से किए, वो चीजें आपको अच्छे से तैयार है, तो बस आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और पेपर में जब बैठना तो वहां पे थोड़ा सा मतलब कि धैर्य बनाए रखना जाके, ठीक है, और आपका पेपर अच्छे से होगा जाके। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है, यदि हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है तो पंकज अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब वो कह रहा है कि जो पंकज है, ठीक है, हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। 20% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर हिमांशु की क्षमता 5 है, ठीक है, तो पंकज की क्षमता अधिक होगी, 20% एक 6 होगी, ठीक। अगर हिमांशु की क्षमता 5 है, पंकज की क्षमता कितनी होगी, 6 होगी जाके, ठीक। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में करेगा, तो जब हिमांशु 5 की क्षमता से 36 दिन में काम करेगा तो ये टोटल वर्क हमारा नहीं हो जाएगा 5 × 36। अब वो बोल रहा है कि पंकज इसी काम को कितने दिनों में करेगा, 6 की क्षमता से पंकज करेगा, तो 6 × 36 6 × 5 30, तो 30 दिन में पंकज इस काम को कर देगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको ऐसे सारे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार कराया जाके, ठीक है, बस ये कि आप लोगों को चीजें क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक। बाकी जितने भी आज से मान लो 25 सेट हमारे हो जाएंगे जाके, 25-26 सेट प्रैक्टिस सेट, बस इतने पर्याप्त है। बस आप लोग क्या है कि क्वेश्चन मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे कि जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% हानि होती है, 21% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। तो देखो जब उसको 355 रुपए में बेचा जाता है, ठीक, ये सेलिंग प्राइस हो गया, तो उसको 29 रुपए की मतलब 29% की हानि होती है, मतलब कि वो 71 बिक रही होगी, 71% पे 71% की वैल्यू कितनी दी है, 355, ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर उसे 21% का लाभ प्राप्त करना है तो उसको कितने रुपए में बेचेगा, मतलब कि वो 121 की
वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखो उसने बोला था कि जब उसको 29% की हानि होती है तो वो उसको 355 में बेच रहा है, तो अगर उसको 21% का लाभ प्राप्त करना है तो उसको कितने में बेचेगा, मतलब कि जो 355 है हमारा 71% का मान दिया है, मतलब जब वो 100 रुपए की कोई चीज होगी 29% हानि में बेचेगा तो 71% पे तो वस्तु को बेच रहा है ना, तो ये जो 71% 355 है हमारा 71% का मान है। अब वो कह रहा है 21% उसको प्रॉफिट प्राप्त करना, तो उसको कितने बेचना पड़ेगा, 100 का 21% अधिक में मतलब 121 में, तो 71% का मान 355 हो गया और 121 का मान बताना है, ये परसेंटेज हमारा कैंसिल हो गया, तो ये इसका कितने गुना है, हमारा 5 गुना है। ठीक, 7 गुना 35 और 5 एकम 5, ठीक 350 5 355। अब इसी का हम लोग 5 गुना कर देंगे जाके, ठीक 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 605 605 रुपए क्या आ जाएगा, ठीक विक्रय मूल्य आ जाएगा जब उसको वस्तु को 21% लाभ पर बेचना होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 6 वर्ष की आयु की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी। देखो अगर प्रत्येक लोगों में किसी मतलब कि कोई वृद्धि की जा रही है तो जो औसत में परिवर्तन होगा वही नंबर होगा जाके, ठीक है। मान लो कि वो कह रहे हैं कि 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक कह रहे हैं कि 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 35 जो हमारे छात्र हैं इनकी औसत आयु कितनी है 40 साल है वर्ष है। अगर प्रत्येक इन 35 में से प्रत्येक में कितने की वृद्धि की जा रही है, 6 की वृद्धि की जा रही है, ठीक है पूरे 35 में, ठीक तो जो औसत में वृद्धि होगी वो भी क्या होगी जाके 6 ही होगी, ठीक तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जाके सी हो जाएगा। ठीक, जब समान लोगों में समान राशि मतलब कि समान संख्या की वृद्धि होगी तो पूरे औसत में भी वही संख्या की वृद्धि होती है, ठीक है। अब चाहे वो घटाने को बोले ठीक है जोड़ने को, ठीक घटाने को देता तो 6 की कमी होती है एवरेज में। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि x बटे y बराबर 13/7 है, तो कह रहे हैं कि x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। देखो जब हमें रेशियो से रेशियो में चीजें दे दे, ठीक है ना, और रेशियो से रेशियो में ही चीजें पूछे, बस वहां पे घाते क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, ठीक तो हम लोग सीधा रेशियो से रेशियो का ही मान रख देते हैं, ठीक ये चीज याद रखना। तो जब हम लोग 7 में से ये क्या 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 13 में 7 जोड़ देंगे 20, 2 से काट दिया 3 और बटे 10, ठीक तो 3 रेशियो 10 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि 200 बाय 642 और 1062 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों को या तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक ऑप्शन से कर लेंगे 222 642 ठीक है और 1062, ठीक या तो आप ऑप्शन से कर लो, मतलब कि ऑप्शन देखो कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, मतलब ये तीनों वैल्यू कट जाएंगे, ठीक अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठाए, ठीक है तो देखो 36 का 18, ठीक है 36 का 18 हो जाए 6 7 42 कट गया, ठीक है या हम लोग बड़े से बड़ा नंबर उठाते हैं, जैसे पहले हम लोग 8 को उठा ले, ठीक है 8 दूनी 16, ठीक और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, 65 8 से नहीं कटेगा ना, कोई एक भी नहीं कट रहा, फिर आगे उस ऑप्शन को नहीं चेक करना है। अब हम लोग 8 के बाद उससे छोटा नंबर ही उठाएंगे 6 उठाएंगे, तो 36 का 18 4 बचा 42 6 7 42, ऐसे यहाँ पे 6 एकम 6 6 7 42 प्लस 160, ऐसे यहाँ पे 6 एकम 6 4 बचेगा 6 7 42 भी क्या 6 7 42, तो 6 क्या कर रहा है इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी आंसर हमने क्यों चेक किए क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है उनका एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो बाकी तो नंबर हमारे 4 और 2 जो है वो 6 से छोटे हैं ना, तो उनको नहीं चेक करेंगे जाके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग हमेशा एग्जाम में बड़े से बड़ा ही नंबर उठाएंगे जाके, ठीक है। बाकी एक तरीका ऐसे होता है कि आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर संख्याओं के अंतर का भी एचसीएफ आप लोग या तो आप इनका डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लो, ठीक
या तो आप इनके संख्याओं के अंतर का एक HCF निकालो, जैसे इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा 420 आएगा, ठीक, और इसको भी इसमें घटाएंगे, इसका भी अंतर 420 आ जाएगा, ठीक। अब या तो इनका HCF ले लो, ठीक, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, ठीक, तो या तो वो नंबर होगा या तो उसका मल्टीपल होगा जाके, ठीक। देखो हाँ, एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं कि आप दोनों के अंतर निकालो, एक के अंतर से भी आप कर सकते हो, ठीक। बाकी ये तो 420 आ गया, जैसे ये तो पता है कि अब बड़े से बड़ा नंबर 8 काटेंगे, 8 दूनी 8 पंच 40, 2 बचेगा, 20 नहीं कटेगा। आप केवल 2 के अंतर से भी निकाल सकते हो, हमेशा अगर आप 2 के अंतर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 6 से ही कटेगा, 8 से, 8 पंच 40, 8 को 20, मतलब 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, ठीक, 6 से ही कटेगा जाके। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि 6 से डिवाइड करके, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर निकाल लो, ठीक, या आप इनका अंतर ले लो, फिर इनका अंतर, इसका भी देखो 420 आ रहा, तो इनका HCF कितना आ जाएगा, ठीक, या तो क्या, अगर इनका HCF देखें तो 420 ही तो आएगा जाके, ठीक। लेकिन 420 को अगर हम लोग 420 को देख लें तो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है जाके, 6, ठीक है। ये चीज या तो उसका मल्टीपल आता है या तो वही संख्या आती है, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1842 रुपए है, उसी धनराशि पर समान दर पर 12 वर्ष को लिए प्राप्त साधारण ब्याज। देखो जब साधारण ब्याज पूछे तो उसने बोला है कि 3 साल के लिए जो साधारण ब्याज है कितना है, 1842 है, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से 12 साल का पूछ रहा है, 12 साल का साधारण ब्याज इनसे पूछ रहा है कितना होगा, तो ये देखो इसका कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया जाके। ये कितने गुना हो गया, टाइम देखो कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो जो साधारण ब्याज पहले था अब वो भी 4 गुना हो जाएगा उसका। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 और 32, 32 के 2 हासिल 3, 4 3 7, 7268 रुपए क्या हो जाएगा। अब उसका मतलब कि 7368, 4 एकम 4 और 1 मिनट, 4 दूनी 16, 4 और 32, 33 यहाँ पे होगा जाके, ठीक। तो 7368 रुपए क्या हो जाएगा, 12 सालों का साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग करते हैं जाके इस क्वेश्चन को। देखो बस ये याद रखना, वो 3 साल का साधारण ब्याज बोल रहा था, अब वो 12 का पूछ रहा था, तो 3 को 12 बनाना है, इसके लिए 4 से गुणा किया, इधर भी 4 से गुणा कर देंगे जाके, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा ये बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखो जब कभी गोले से गोले बनाने की अगर गोले को संख्या पूछते हैं तो जो संख्या बराबर होता है कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, मतलब कि बड़े गोले की त्रिज्या बटे छोटे गोले की त्रिज्या का घन हम लोग कर देते हैं, वही हमारे गोलों की संख्या आ जाती है। अब देखो ये चीज आती कैसे है, अगर देखो जो मान लिया कि वो दोनों जब वो n गोले बनाता है, छोटे n छोटे गोले बनाता है, मान लो कि एक छोटे गोले का आयतन क्या अर्ध गोले हैं, अच्छा पूरा गोला है, ठीक है ना। अगर एक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब n है, n छोटे गोलों का आयतन, एक जो बड़ा गोला बन रहा है उसके आयतन के बराबर ही तो होगा ना जाके, उसके आयतन के बराबर ही तो होगा जाके, कैपिटल आर करेंगे तो यहाँ से 4/3 पाई, ये क्या होगा, ये 4/3 पाई कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो n बराबर कितना बचेगा, कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब। तो इसी चीज को हम लोग वहां पे डायरेक्ट यहाँ पे आप तैयारी करके जाओ ना इतनी कि हम लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्यूशन करें, ठीक। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जाके ये कि याद रखते हैं मतलब कि इस तरीके से करना है, लेकिन अब जब वहां एग्जाम में इस तरीके से करेंगे जाके तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ऐसे बना के जाओ ना पहले से, क्योंकि क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट करना है। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी की है, 4 है, और छोटे गोले की त्रिज्या 2 है, इसका क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब 8, कितने गोले हो जाएंगे, 8 गोले हो जाएंगे, ठीक। तो ये मैं कह रहा हूँ कोई फार्मूले होते हैं मतलब वो हमेशा अगर वैसे चलते हैं क्वेश्चन में वैसे सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करना जाके एग्जाम में जहां से वो उनके बेसिक तो चीज आती है जाके, ठीक। तो बात करेंगे जाके हम लोग अपने ये चीजें करना ऐसे कब करते हैं जब हम लोग मतलब अलग अलग चीजें देता है, ठीक है, तब करना जाके ऐसे।
अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। मुझे बोल रहा है कि 7.75 इंटू 7.75 माइनस 2.25 इंटू 2.25 बटे मान पूछ रहा है 0.24 का। देखो ये क्या लिखा है, देखो ए स्क्वायर ही तो लिखा है और माइनस इधर ये बी स्क्वायर लिखा है, ठीक। और इधर क्या है, इधर मान लो कुछ भी वैल्यू से नहीं, मतलब पहले हम लोग इसको हल कर लेंगे। एक बार a प्लस बी होता है, a माइनस बी, इनको एक बार जब हम लोग जोड़ेंगे 7.35 में 2.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.6 आ जाएगा, ठीक। और गुणे में जब हम लोग a माइनस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से जब हम लोग 7.35 में से 2.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5.1 आ जाएगा और बटे 0.24। दशमलव से दशमलव दोनों कट गए, 24 चौको 96 होता है, ठीक। तो ये कितना 55 चौको 204, तो 204 आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या था, ऊपर अलजेब्रा का फार्मूला लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये तरीके होते हैं मतलब कि पेपर में करने के डायरेक्ट, ठीक। ऐसे क्वेश्चनों को आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आप मन में उनको घटा लो, मन में ही जोड़ लो, ठीक। इतना है तो बस भाग करो जाके बस। तो बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। ये एक कार पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो अगले 480 किलोमीटर की दूरी, अगले 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए ताकि औसत चाल कितनी हो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखो जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है ना, कि जो हमारी औसत चाल होती है, औसत चाल होती है, ठीक है, वो होती है कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे में कुल लिया गया कुल समय, ठीक है ना, ये होती है। देखो औसत चाल उसने की कितनी दी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल दूरी कितनी दी है, 800 किलोमीटर दी है, ठीक। और कुल समय देखो वो दो दूरियों को तय कर रहा है। एक बार वो 320 दूरी को तय कर रहा है कितनी चाल से, 64 किलो, पहली चाल उसकी क्या है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे कुल समय होता है ना, यहाँ दो बार समय होगा क्योंकि दो दूरी T1 प्लस T2 का, अगर हम लोग T1 T2 निकाल ले तो ये कितना आ जाएगा जाके, 8 चौको 88 64, 8 चौको 32, 8 5 40, मतलब वो 5 घंटे लेगी, ठीक है। अब फिर इसके बाद वो कह रहा है 320 किलोमीटर दूरी को 64 की चाल से तय करके 5 घंटे का समय लगेगी, ठीक। तो जो दूसरी दूरी कितनी बचेगी, 480 बोल रहा है, 480 किलोमीटर दूरी को मान लिया वो इस चाल से तय करती है, तो वो इसी इसका मान पूछ रहा है। फार्मूला क्या, औसत चाल बटे कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। वो जब 320 मीटर दूरी को 320 किलोमीटर दूरी को 64 की चाल से तय करेगा, ठीक, तो उसको समय कितना लगेगा, 5 घंटे, ठीक। अब यहाँ तो समय कैसे निकलेगा, दूसरा जो समय होगा कुल दूरी बटे मतलब तय की गई दूरी बटे चाल। अब चाल ये वाली चाल पूछ रहा है आपसे कि ये चाल क्या होनी चाहिए जिससे उसकी औसत चाल कितनी आ जाए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हमने मान ली ए है। जब हम लोग देखो थोड़ा इसका कैलकुलेशन करना है, 840 से 400 उधर जाएगा, ये प्लस में रहेगा ना, प्लस में फिर गुणा आएगा, तो इसमें 400 इधर आके घट जाएगा, तो 800 में से 400 घटेगा, इधर 400 बचेगा। अब इसका इधर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अब जब इसको गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80 इंटू 480 बटे एस, एस का भी इधर गुणा हो जाएगा, मतलब 4 इधर एस की तरफ 400 की तरफ गुणा आ जाएगा, ठीक। और इधर हो जाएगा 80 इंटू 480। अब देखो ऐसे हम लोग करते हैं जाके कैलकुलेशन, ये दो जीरो हमारे कट गए जाके, 4 दूनी 8, 48 दूनी 46, उसकी वो चाल कितनी आ गई जाके 96 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं था बस थोड़ा। अब देखो अगर ये आपकी प्रैक्टिस ना होती क्वेश्चन की, आप इसका गुणा करते फिर उसको उधर लिखते फिर बटे में लिखते फिर इधर, ठीक, तो प्रैक्टिस ही इतनी करके जाओगे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखो तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का कैलकुलेशन हम लोग कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप में डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, ठीक। तो बस मैं वही आज बता रहा हूँ पेपर को कैसे आप लोगों एग्जाम में करना है जाके, ठीक। इस तरीके से अगर आप पेपर को करेंगे जाके तो आप 12-13 मिनट में आराम से मैथ को खत्म कर लेंगे जाके, ठीक। ये मतलब कि मैंने बताया कि जब आप बहुत टाइम देकर करेंगे जाके, ठीक है।
हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें कि 4 8 15 का चतुर्थानुपाती। तो मान लीजिए 4 8 15 का चतुर्थानुपाती 4/8 बराबर 15 बटे ये चौथा चतुर्थानुपाती में क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना। 4 8 15 ये आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट याद कर लो, BC बटे क्या होता है, a होता है चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है BC बटे a, ठीक। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारे क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं, ठीक। यदि तीनों पाइपों को ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे 8 बजे, ठीक, और 10 बजे चालू कर दिया जाता है तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। देखो जो हमारा पाइप ए है टंकी को 30 घंटे में भरता है, और जो पाइप बी है टंकी को 40 घंटे में भरता है, और जो पाइप सी है वो टंकी को 60 घंटे में भरता है। तो अगर हम लोग टोटल वर्क निकाल ले तो 120 एलसीएम हो जाएगा, टोटल वर्क आ गया, ठीक। अगर हम लोग ए की क्षमता निकाल ले, ए पाइप की क्षमता निकाल ले 4, बी पाइप की क्षमता 3 और सी पाइप की क्षमता 2 आ जाएगी। अब देखो पहले तो ए पाइप चालू हो रहा है, पहले जब हमारा ए पाइप 8 मतलब कि जो हमारा ए पाइप है वो 7 बजे चालू होता, तो 7 से 10, देखो तीनों पाइप कब आएंगे, पहले हमारा 7 बजे ए पाइप आएगा, ठीक, और ये हमारा मान लो 1 घंटे चलेगा, ठीक है, और 1 घंटे में जब 4 की क्षमता से 4 पानी भर चुकी होगा, ठीक, तब 8 बजे ए और बी अब 2 पाइप हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 बजे ए और बी, क्योंकि ये 7 बजे पाइप ए आता है, 8 बजे अब ये 2 पाइप आ जाते हैं, ए और बी साथ में हो जाएंगे। ए और बी अब देखो कितनी देर करेंगे जाके, 2 घंटे करेंगे, क्योंकि 10 बजे फिर सी आ रहा है, ठीक, तो 7 की क्षमता से 2 घंटे करेंगे, ये 14 कर चुके होंगे, ठीक। मतलब कि ये 18 काम तो कर चुके हैं ना, 18 काम कर चुके हैं ना। अब 20 में से जब वो 18 काम कर चुके हैं तो अब बचा कितना जाके, अब बचा जाके 102 काम। अब इसी 102 काम को, ठीक, अब तीनों मिलकर करेंगे, 10 बजे के बाद शुरू करेंगे तीनों मिलकर, ठीक। तो 4 3 7 और 9 की क्षमता से करेंगे कितने घंटे लगाएंगे, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक, बचेगा कितना 2, ठीक, मतलब 3 बचेगा, ठीक, तो 3/9 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देंगे, 3 आ जाएगा, 1/3 को हम लोग घंटे में है अगर चेंज करें तो मिनट, अगर हम लोग मिनट में चेंज करें तो 60 से गुणा कर देंगे 20, मतलब कि उनको टाइम लगेगा 11 घंटे, ठीक है, 11 घंटे 20 मिनट टाइम और लगेगा, ठीक, 20 मिनट टाइम और लगेगा। अब वो 10 बजे तीनों मिलकर शुरू हुए थे, ठीक, तो 10 में 11 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, अगर टाइम की बात करें मतलब कि शाम के मेरी 9 बजे की, जो उसको अपराह्न मतलब कि दोपहर की बात का समय, तो 9 बजकर, ठीक है, 20 मिनट, ठीक, तो 9 बजकर 20 मिनट उनको लगेगा टाइम, मतलब कि 9 बजकर 20 मिनट में क्या करेंगे जाके उसको भर देंगे जाके, ठीक। तो देखो वो क्वेश्चन में ये कह रहा था, क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि जो पाइप ए है वो 7 बजे आएगा, 1 घंटा पहले के लिए कर चुका होगा, 4 पानी भर रहा, मतलब कि 4 वर्क कर लेगा, ठीक है। अब जब पाइप बी जो है वो 8 बजे के साथ मिलेगा, ठीक, अब तो 2 लोग हो जाएंगे ना 2 घंटे के लिए, तो अब 2 लोग 2 घंटे में 7 की क्षमता से 14 पानी भर चुके होंगे, ठीक, मतलब कि 14 टाइम भर चुके होंगे 120 में से, ठीक। अब 4 पहले का 14 ये, अब 10 बजे तीनों आ जाएंगे, 10 बजे क्या होगा जाके ए और बी तीनों मिल जाएंगे, ठीक। अब तीनों जब मिल जाएंगे 10 बजे, तो अब ये तीनों कितने क्षमता से करेंगे जाके, 9 की क्षमता से करेंगे जाके, ठीक, 9 की क्षमता से कितना पानी भरेंगे जाके, 102 पानी भरेंगे, क्योंकि 18 120 में से घटा देंगे, 102 पहले ही भर चुके थे, ठीक। तो यहाँ से 11 घंटे 20 मिनट उनको टाइम लगेगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जाके, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये था, मैंने आप लोगों को आज ये बताया कि आप लोग एग्जाम में चीजों को कैसे करना है जाके, ठीक। जब आप एग्जाम में इसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे जाके, तभी आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपने
कम से कम नहीं तो 6-7-8 मिनट आराम से बचा लेंगे जाके, ठीक। अगर मैथ को आप मतलब 15 मिनट में भी कर लेते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है जाके, ठीक। तो 15 मिनट में आप कर रहे हैं जाके तो बहुत अच्छी बात है जाके, ठीक है, मैथ को, ठीक। क्योंकि आप कम से कम नहीं तो 5-6 मिनट तो आप पूरे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के बाद रखिए जाके, ठीक। या 7-8 मिनट आप रखिए जाके, जैसे कुछ क्वेश्चन लोग बाद में सोचते हैं इनको बनाएंगे जाके, ठीक है। नहीं तो आप फिर, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन छूटेंगे ही जाके, ठीक, और छोड़ने भी पड़ेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे तो आप वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक। क्योंकि एक ही बार में पूरे 80 के 80 क्वेश्चन नहीं किए जाते। अगर आपको क्वेश्चन में लगे कि इसमें टाइम लगेगा तो उसको ये देखा जाता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। हाँ, ये पता है कि अगर टाइम लगेगा तो ऐसे ये क्वेश्चन टाइम लेता ही है, तो आप वहां कर देना, ठीक। लेकिन आपके माइंड में ये नहीं चल रहा कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। बस ये पता है कि इस तरीके से होगा, तो बस उसको बाद में ही करना है जाके, ठीक है, अगर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है जाके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जाके, ठीक है। अब